नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी जो श्रृंखला चल रही है डॉक्टर अंबेडकर पर कि डॉक्टर अंबेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान है, उस पर ये मेरा तीसरा वीडियो डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी पर अंबेडकर का क्या योगदान रहा वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में सामाजिक क्षेत्र में मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्र निर्माण में मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए क्या योगदान रहा। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि 1942 से लेकर के 1946 तक डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश भारत के वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री रहे। बड़ी बात है, 1942 से 1946 तक श्रम मंत्री रहे और श्रम मंत्री होने की हैसियत से उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को समझा। पहले मजदूरों में क्या होता था कि कोई गिनती नहीं थी कितना उनसे काम लिया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स जैसे शब्द नहीं थे जो आज आप मानवाधिकार के नाम से जानते हैं। इंसान की कोई वैल्यू नहीं थी। इंसान होता था लेकिन दूसरे लोगों में इंसानियत नहीं थी। 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम लिया जा रहा, बच्चों से काम लिया जा रहा, बड़ों से काम लिया जा रहा, महिलाओं से काम लिया जा रहा। कोई समय नहीं निर्धारित है। वो कुपोषण का शिकार हो जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इन गरीब लोगों की तरफ देखा, उस पर चिंतन किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में लेबर कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में ये प्रावधान थे, उन्होंने सबसे पहली बार भारत में मजदूरों के घंटे निर्धारित किए। अब मजदूर जो काम करेगा, मजदूर हो या कर्मचारी हो, वो काम करेगा तो 8 घंटे से ज़्यादा काम उससे नहीं लिया जाएगा और बीच में उसे 1 घंटे का अवकाश, मतलब इंटरवल जिसे कहते हैं, वो दिया जाएगा। ये साथियों डॉक्टर अंबेडकर की देन थी श्रमिकों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति। उनका घंटा निर्धारित किया कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा और बीच में 1 घंटे का इंटरवल उनको दिया जाएगा। देखिए, राष्ट्र निर्माण हो रहा है सबसे पहली बार भारत में। वो भारत जहां इंसान खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, स्त्रियां खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, बच्चों से काम लिया जाता था। धीरे 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 किस प्रकार से इंसान के महत्व को, इंसानियत को महसूस किया जा रहा है। 8 घंटे निर्धारित किए गए। लेबर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा, बीच में 1 घंटे का लंच दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में महिलाओं को हे दृष्टि से देखा गया है। मनुस्मृति किसी अनजान शख्स के द्वारा लिखी गई, उसको मनु कहा गया है और उसने अपने कुछ तथाकथित विशेष जाति के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसने उस जाति को श्रेष्ठ बताया और तमाम लोगों को नीचा बताया है और उसमें गैर बराबरी है। और शायद इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को 1927 में जलाया था। उसमें मानवता में भेद उसने किया है और एक जाति के व्यक्तियों को सबसे ऊंचा बताया है। उसमें स्त्रियों को भी हे दृष्टि से देखा गया है और उसमें स्त्रियों को लिखा है उसमें कि स्त्रियां जड़ होती हैं, मूर्ख होती हैं, कपटी होती हैं और ये भरोसे के काबिल नहीं है और इन पर अंकुश लगा के रखना चाहिए, इनको अपने अधीन हमेशा रखना चाहिए। जो स्थिति उसने मनुस्मृति में शूद्रों की बताई है, वही स्थिति उसने महिला की भी बताई है, उसको भी हे दृष्टि से देखा गया है। तो अब देखिए, ये पुरानी परंपराएं चली आ रही, इनका पटल पर, धरातल पर, इनका बाकायदा, इनको व्यवहार में भी लोग इनको मानते हैं और ये नज़ीर डॉक्टर अंबेडकर पलटने जा रहे हैं। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण पर बहुत पहले काम कर दिया था। जो
इतना बड़ा काम करके दिखा दिया था जो संसार के ताकतवर मुल्क भी अपने देशों में वो काम नहीं कर पाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बंबई विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर सदस्य थे, यानी विधायक थे बंबई विधानसभा में, और वो वहाँ ये 20वीं सदी की बात हो रही है, और उस समय हमारा जो समाज था वो ब्राह्मणवादी, डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक सिद्धांत को मतलब खुली चुनौती दी, और उसमें महिलाओं के लिए उन्होंने पहली बार भारत में महिलाओं के लिए उन्होंने 1942 में बंबई विधानसभा में एक बिल वो लेकर के आए कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। फिर ये 1942 में उन्होंने ये बिल प्रस्तुत किया, और बिल प्रस्तुत जब होता है तो उसमें तमाम बहस होती है, उसमें तमाम आलोचना भी होती है, प्रत्यालोचना होती है। तो ये बिल फिर काफ़ी पेंडिंग में पड़ा रहा। फिर 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने जो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी थी, 1948 में इसको मतलब एम्प्लॉई इंश्योरेंस एक्ट 1948 पास किया गया, और उसमें भारत में पहली बार जो कामकाजी महिलाएं थीं उनके लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था इसमें की गई। अब देखिए, ये उस समय 1948 में भारत में मातृत्व अवकाश की व्यवस्था साथियों हो गई थी, लेकिन हमारे भारत की न तो महिलाओं को जानकारी है, न पुरुषों तक को जानकारी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से हुई थी। आज आप देखिए कि आज उस समय तो इतनी महिलाएं कामकाजी नहीं होती थीं, बहुत कम गिनती में आप कर लीजिए महिलाएं कामकाजी होती थीं, लेकिन उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने, और ये भी देखिए कि उस समय बड़े से बड़े मुल्क भी, यहाँ तक कि अमेरिका की बात करें, अमेरिका में 1987 में कोर्ट के दखल से मातृत्व अवकाश का रास्ता साफ हुआ। फिर एक एक्ट वहाँ बनाया गया, और 1993 में तभी उनको मातृत्व अवकाश मतलब दिया गया। आज आप देखिए जो महिलाएं नौकरी कर रही, सर्विस कर रही हैं, और उनको मातृत्व अवकाश से कितना उनको लाभ पहुंच रहा है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने बुनियाद रखी थी एक बिल के माध्यम से। 1948 में ये बिल पास हुआ था, मातृत्व अवकाश की उसमें व्यवस्था की गई थी साथियों। अब देखिए, और अब अगला, वो कई डॉक्टर अंबेडकर ने कई महिलाओं की सभाओं को भी संबोधित किया था, और वो जानते थे, महिलाओं की शक्ति को जानते, क्योंकि 50% लगभग 50% महिलाएं होती हैं। अगर लिंगानुपात देखा जाए तो लगभग 50% महिलाएं होती हैं, 50% पुरुष होते हैं। तो उनका ये प्रसिद्ध कथन है कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात में देखता हूँ, ये डॉक्टर अंबेडकर का कथन है। वो कह रहे हैं कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात में देखता हूँ कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। अगर महिलाएं भी पुरुषों के साथ तरक्की करती हैं तो वो देश आगे बढ़ता है। इस चीज़ को डॉक्टर अंबेडकर अपने कथन में, ये उनके कथन से समझा जा सकता है। तो कई सभाओं में डॉक्टर अंबेडकर ने संबोधित किया और बताया कि वो बिल्कुल निडर हो करके अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और ये सारी समस्याओं की जड़ जो है ये तब तक बनी रहेगी जब तक कि महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा। महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगी, आगे आने वाली पीढ़ी शिक्षित नहीं करेगी। तो महिलाओं को शिक्षित करने का आह्वान किया, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बिल पास कराया, और मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की, और अमेरिका ने बहुत बाद में ये व्यवस्था की। आश्चर्यजनक बात है साथियों। तो इस तरीके से, और मैं हिंदू कोड बिल के विषय में आप जानते होंगे, 1 अप्रैल 1947 को बाबा साहब बतौर कानून मंत्री ये हिंदू कोड बिल लाए थे। कि उस समय की जो उस ज़माने में जो दलित महिलाएं थीं उनका पहनावा अलग था, जो सवर्ण महिलाएं थीं उनका पहनावा अलग था। जो सवर्ण महिलाएं थीं वो कमर से धोती बांधती थी और वो नीचे तक धोती पहनती थी, यानी शरीर का उनका अंग खुला नहीं रहता था। लेकिन जो दलित महिलाएं थीं वो कमर से धोती बांधती थीं और गांठों तक उनकी धोती रहती थी, नीचे का उनका पैर जो है वो खुला रहता था। डॉक्टर अंबेडकर ने ये जब महाड़ तालाब सत्याग्रह किया, वहाँ पर महिलाएं भी सत्याग्रह में शामिल हुई। वहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात महिलाओं से कही कि आगे से जब भी मेरे सामने आप आइए तो आपकी कमर से धोती आप पहनेंगी, और वो धोती जो है नीचे पैरों तक होगी जैसे सवर्ण महिलाएं पहनती, आधी धोती आप नहीं पहनेंगी। तो
महिलाओं को बड़ा अच्छा लगा, उनको कोई हिम्मत बनाने वाला आया, उनको कोई रास्ता बताने वाला मिला, तो उन्होंने फिर दलित महिलाओं ने भी उनके बाबा साहब के कहने के आधार पर कमर से नीचे तक धोती बांधनी शुरू की। तो ये डॉक्टर अंबेडकर के ये न सिर्फ विचार थे, बल्कि उन्होंने धरती में उसको करके दिखाया। अब देखिए हिंदू कोड बिल पर चर्चा करते हैं। अब देखिए 1 अप्रैल 1947 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया गया। समझते जाइएगा, डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ये सब जानते हैं। तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, चूंकि ये हिंदू जो कोड बिल है, तो हिंदू कोड बिल लाने के पहले का भारत और हिंदू कोड बिल अगर पास हो जाता है, दुर्भाग्य की बात है पास नहीं हुआ, लेकिन वो पास तो होगा ही किसी न किसी रूप में, उसको तो लाना ही है। तो ये जो हिंदू कोड बिल लाया जा रहा है, इसके पहले का भारत और इसके बाद का भारत, ये एक हिंदू कोड बिल एक विभाजक रेखा है। पुराने परंपरावादी, रूढ़िवादी, कट्टरपंथी भारत जिसमें महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाता है, वो अधिकार विहीन है। और ये हिंदू कोड बिल जो लाया जा रहा है, इससे नए भारत की बुनियाद रखी जा रही है, जिसमें महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार दिए जा रहे हैं और लैंगिक जो असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है साथियों। तो देखिए इसमें कट्टरपंथी उनकी भी भूमिका आप देख लीजिए कि ये जैसे आज कट्टरपंथी हैं, खुराफाती लोग, ऐसे उस समय इससे कहीं ज़्यादा खुराफाती लोग थे। उस समय तो कट्टरपंथियों की भरमार थी। तो देखिए जब 1 अप्रैल 1947 को बतौर कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाए, तो देखिए उसमें भारी विरोध हुआ। पहले क्या था, पहले महिलाओं को न तो मतलब उनको दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं था, ना स्त्री को था ना पुरुष को था। पुरुष कई कई शादियां कर लेता था, महिला कोई शादी नहीं कर सकती थी। और उसमें आपने सुना होगा, कहावतें चली आ रही हैं कि हमारा आपका संबंध एक जन्म का नहीं है, 7 जन्म का संबंध है। अरे भाई, एक जन्म तो निभा लो पहले, 7 जन्म किसने देखें। तो ये कहावतें चली आ रही हैं, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में अधिकार महिलाओं को कुछ भी नहीं है। पुरुष कई शादियां कर सकता है, महिला शादी नहीं कर सकती है। और अगर विधवा हो जाए तो वो तो बिल्कुल शादी नहीं कर सकती है, और उसको विधवा हो गई तो तमाम तरीके की बंदिशें उस समय लगाई जाती थी। उनके सर के बाल कटा दिए जाते थे, उनको गंजा कर दिया जाता था। और तमाम गांधी जी के आश्रम में विधवा महिलाएं थीं, तो उनको उनकी स्थिति आप देखिए। इसके बाद वो घर के अलग एक काल कोठरी में पड़ी रहती थी, रूखा सूखा भोजन दिया जाता था, शुभ कार्यों में वो जा नहीं सकती थी। ना जाने कितने प्रकार की बंदिशें थीं साथियों। और उनको उत्तराधिकार में कोई व्यवस्था नहीं थी, पिता की संपत्ति में कोई व्यवस्था नहीं थी, तलाक लेने का अधिकार नहीं था, दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। और इस तरीके से ये आज़ादी के पहले, ये हिंदू कोड बिल के पहले की बात हो रही। अब ये सारे अधिकार हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को डॉक्टर अंबेडकर लाए थे, क्योंकि वो पहले ही अपने कथन में कह चुके हैं कि मैं ऐसे समाज को देखता हूं कि जिसमें, समाज को देखने से कि जिसमें महिलाओं ने कितनी तरक्की की। महिलाओं की तरक्की से ही वो देश तरक्की करता है। इस चीज़ को पहले ही डॉक्टर अंबेडकर बता चुके हैं। तो वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये संसद में पेश किया गया, भारी विरोध हुआ। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज भी कायम है। भाजपा जो पार्टी है, इसका ये आरएसएस जन्मदाता है। तो आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ और इसके अलावा कट्टर सनातनी धर्मावलंबियों से लेकर के आर्य समाजियों तक, इन सभी लोगों ने इस बिल का भारी विरोध किया। संसद के भीतर विरोध किया और संसद के बाहर सुन लीजिए, एक थे स्वामी हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज। ये देश में यानी संसद के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी मान्यताएं खत्म की जा रही, वैदिक धर्म को ख़त्म किया जा रहा है, हमारे पूर्वजों ने जो बनाई वही सही है और उनसे छेड़खानी न की जाए। ये लोग ये इस तरीके की बातें कर रहे थे। और कांग्रेस में भी एक धड़ा कट्टरपंथियों का था। हालांकि हिंदू कोड बिल को फिर उसको वापस कर दिया गया, सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया
और इसके बाद 1951 में पुनः हिंदू कोड बिल को जस का तस उसको जब पेश किया गया तो फिर विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि नेहरू जी चाहते थे कि हिंदू कोड बिल, नेहरू बहुत दूरदर्शी थे, युग दृष्टा थे, वो जानते थे कि इस बिल का पास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विरोध इतना ज़्यादा था। मैंने सभी के उस ज़माने में जो भी संगठन होते थे और जो लोग थे, जैसे आरएसएस मैंने बताया, हिंदू महासभा बताया, जनसंघ बताया, तो ये सभी लोग विरोध कर रहे थे। साधु महात्मा वो भी सब विरोध कर रहे थे। संसद के भीतर विरोध हो रहा था, संसद के बाहर विरोध हो रहा था। तो कांग्रेस का भी एक धड़ा कट्टरपंथी था, वो भी ये नहीं चाहता था। तो नेहरू जी चाहते तो थे कि ये बिल पास हो जाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। अंत में ये बिल पास नहीं हो पाया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान बना चुके थे, संविधान निर्माण कर चुके थे। जब ये बिल पास नहीं हो पाया संसद में, तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मुझे संविधान, यदि ये बिल पास हो जाता तो मुझे संविधान बनाने से ज़्यादा इस बिल को पास कराने में खुशी होती। और इसका जिम्मेदार उन्होंने कांग्रेस को ठहराया और उन्होंने दुखी होकर के मतलब अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। साथियों देखिए, आज इसीलिए तो हम सब लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं। आज सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं। आज नेताओं को देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से लेना देना है। कोई भाजपा छोड़ करके सपा में आ रहा है, कोई बसपा छोड़ करके भाजपा में जा रहा है, कोई सपा छोड़ करके भाजपा में जा रहा है। ये सब उठा पटक मची हुई है कुर्सी के लिए। कुर्सी कैसे मिले, सत्ता कैसे मिले। सत्ता मिलेगी तो शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी तो रुपया आएगा, हम ताकतवर बनेंगे। सत्ता पाने के लिए सब मतलब एक ने जहाँ उनको कुर्सी मिल रही है, जहाँ से टिकट उनको दी जा रही है, उस पार्टी में चले जा रहे हैं। आज के नेताओं की ये एक नेता डॉक्टर अंबेडकर थे, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, महिलाओं को अगर अधिकार नहीं दिए गए, हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, तो अपना मंत्री पद छोड़ दिया। आज इसीलिए तो हम उनका नाम लेते हैं, सारी दुनिया उनको मानती है। कुर्सी का लालच नहीं किया। तो ये हिंदू कोड बिल नहीं पास हो सका। दरअसल हिंदू कोड बिल में क्या क्या था मैं आपको बता दूं। हिंदू कोड बिल एक बहुत बड़ी, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए, उनको बराबरी का अधिकार देने के लिए एक बहुत बड़ी संहिता थी। इसमें कई चीज़ें इसमें शामिल थी, जैसे हिंदू विवाह शामिल था। हिंदू महिलाओं को उत्तराधिकार में, पिता की संपत्ति में उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो शामिल था। इसमें अगर कोई दत्तक पुत्र लेना चाहे और उसका भरण पोषण, तो वो इसमें शामिल था। और यदि पति एक्सपायर हो गया है और उसका बच्चा जो है वो छोटा है, अवयस्क है, तो संरक्षिका के रूप में उसकी जो संपत्ति है, व्यक्ति की जो मर चुका है उसकी संपत्ति, एक संरक्षिका के रूप में उसकी पत्नी संचालित करेगी, मानी जाएगी, संरक्षिका मानी जाएगी बच्चे की और संपत्ति की, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें हिंदू कोड बिल में थी। वो बिल नहीं पास हो सका। अंत में इसको तोड़ करके, क्योंकि नेहरू जानते थे कि ये बिल पास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पूरा का पूरा कोड संहिता नहीं पास हो सकी। इसको तोड़ करके इसको पास कराया गया। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, और फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, फिर हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम, फिर हिंदू अवयस्क को संरक्षक अधिनियम 1956 में, फिर इसको तोड़ करके फिर ये लागू किए गए। तो ये हिंदू कोड बिल अगर पास हो जाता, वो बाद में वही चीज़ें इसमें भी थी, लेकिन तोड़ के हुई। वो पूरी का पूरी संहिता थी, उसको इसीलिए हिंदू कोड बिल नाम दिया गया। तो हिंदू कोड बिल पर कांग्रेस, ये बिल पास न होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर दुखी हुए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद इसके पहले जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रचना की थी, उस समय लैंगिक समानता पर वो जोर दे चुके थे। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 16 तक समानता का अधिकार दिया गया है। उसमें स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के, स्त्री हो या दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष की उम्र पूरी करना चाहिए, वोट का अधिकार दिया, वयस्क माना।
और समान अधिकार सभी को दिया। और वोट देने का अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर, जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आज आप देख रहे हैं कि बिना किसी लिंग के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के सबको केवल वो 18 वर्ष पूरा आयु उसकी होनी चाहिए, वयस्क होना चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 16 तक जो समानता के अधिकार हैं, उसमें स्त्री को पुरुष के बराबर की समानता का अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है साथियों। तो ये महिला सशक्तिकरण पर ये उनके द्वारा किए गए कार्य जो राष्ट्र निर्माण से सीधे जुड़ते हैं। तो साथियों, ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित होंगे। ये जानकारियाँ मैं चुटीले वीडियो नहीं बनाता, मैं फर्जी वीडियो नहीं बनाता, मेरी ये कोशिश है, मेरा ये प्रयास है कि हमारे दर्शक ये सारी जानकारियाँ समझें। और जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी, आप लड़ नहीं सकते हैं, आप समाज में अपनी बात नहीं रख सकते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य केवल चुटीली बातें करना और जैसे कई यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं, वो जानकारियाँ तो देते नहीं हैं, बस खाली मौज मस्ती की बातें करते रहते हैं, उनको उसमें महारत हासिल होती है। मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको जानकारियों से लैस करना है ताकि आप समाज में बात कर सकें, समाज में बोल सकें। अगर कहीं आपको गलत लग रहा है तो आप तर्क कर सकें, आलोचना कर सकें उसकी। तो साथियों, इसी के साथ मुझे अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।